हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए द लॉन्गेस्ट प्रॉमिस नाम की फैंटेसी चाइनीज ड्रामा की एक्सपेंशन को लेकर आई हूँ। कहानी ज़ुया नाम की लड़की से शुरू होती है जो खुद क्रिम्सन ट्राइब से है और अभी उसकी शादी हो रही है वो ताओ ट्राइब के लॉर्ड के साथ। पर ज़ुयान को कोई और ही पसंद है, पर उससे शादी करना इम्पॉसिबल था और किसी और से शादी वो करना नहीं चाहती थी। तो इसलिए वो एक टेंट में जाकर खुद की ही एक पेंटिंग बनाती है और एक हेयर क्लिप को उस पेंटिंग पे छड़ी की तरह घुमाती है। वो हेयरपिन पेंटिंग में चली जाती है, उस पेंटिंग में जान आ जाती है और वो पेंटिंग ज़ुयान की पपेट थी, यानी जैसी वो चाहेगी नकली पपेट ज़ुयान वही करेगी। पर ये नकली पपेट ज़ुयान ज्यादा देर सरवाइव नहीं कर सकती। अब नकली ज़ुयान की शादी हो जाती है हुटाओ के लॉर्ड के साथ। शादी के आखिरी रस्म के वक्त हॉल में सैंड डीमन आ जाता है। ये सैंड से बना कोई मॉन्स्टर है जो यहाँ सब कुछ तबाह करने लगता है। दूल्हा भी दूर हट जाता है और फिर वो सैंड डीमन नकली ज़ुयान पपेट को मार देता है। हमें पता चलता है कि सैंड डीमन को असली ज़ुयान मैजिक से कंट्रोल कर रही थी। नकली ज़ुयान के मरते ही असली ज़ुयान खुश हो जाती है और अब उसकी जान छूट गई थी। वो बहुत खुश हो रही थी क्योंकि अब वो दुनिया के लिए मर चुकी है और अब वो कहीं भी जा सकती है। ज़ुयान अब किसी नदी के पास जाकर रुक जाती है। वहाँ एक लड़का सफेद कपड़े पहने अम्ब्रेला हाथ में उठाए फ्लैग करता हुआ ज़ुयान की तरफ बढ़ता है। ये लड़का है प्रीस्ट ऑफ ग्रैंड प्रिसेप्टर जोया माउंटेन। टाइटल थोड़ा ज्यादा लंबा है, आई नो। इन शॉर्ट इस लड़की का नाम शी इंग है और ये ज़ुयान का मैजिक सिखाने वाला टीचर है। शी इंग के हाथ में वो हेयरपिन भी थी जिसे ज़ुयान ने खुद के जैसा पपेट तैयार किया था। शी इंग पूछता है कि ज़ुयान, तुमने मेरे दिए तोहफे को ऐसे कैसे छोड़ दिया। ज़ुयान शी इंग को पूछती है कि आप यहाँ कैसे, मुझे तो लगा था मैं आपको फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। जिस पर शीन बोलता है कि तुमने ही तो मुझे अपनी शादी पर इनवाइट करा था। अब ये सब बात यहाँ तक कैसे पहुँची। ज़ुयान और शीन कौन है जानने के लिए असली शो शुरू होता है एक कमेंट्री से। ये शो एक ऐसी कंट्री में सेट है जहाँ जादू परफॉर्म करने वाले इंसान रहते हैं, मरफूक्स यानी पानी में रहने वाले क्रिएचर्स, और आइसलैंड के लोग भी ये सब मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन फ्यूचर में कुछ लोग सेल्फिश रीजंस की वजह से गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के भड़कावे में आ जाएंगे और यहाँ वॉर शुरू हो जाएगी। हमें एक झलक शीन की दिखाई जाती है जो बोल रहा था कि अगर गॉड को दुनिया को तबाह करते देख मजा आता है तो वो डिजर्व नहीं करता कि लोग उसकी इबादत करें। कहानी अब शुरू से शुरू होती है। वापस उसी दौर में आ जाते हैं जब ये सारे ही इंसान और क्रिएचर्स मिलजुल कर रहा करते थे। इस कंट्री को इंसान रूल करते थे। इंसानों के भी 6 अलग अलग क्लैंस थे और वो सब महल में आकर एम्परर को रिपोर्ट करते थे। महल में छोटी ज़ुयान को दिखाते हैं जो दरख्त पर चढ़ के एक फ्लावर को प्लक करने की कोशिश कर रही थी। उसे वो फूल क्राउन प्रिंस को देना था। वहीं छोटा शीन भी नीचे ही कहीं स्वॉर्ड की प्रैक्टिस कर रहा था जो उस फ्लावर को मैजिक से तोड़कर ज़ुयान को दे देता है और पूछता है कि तुम ये फ्लावर क्राउन प्रिंस को क्यों देना चाहती हो। जिस पर ज़ुयान बताती है कि मैं जादू सीखना चाहती हूँ, पर मेरे डैड का मानना है कि लड़कियों को जादू सीखने की जरूरत नहीं होती है। ये मैं क्राउन प्रिंस को देकर उन्हें मनाना चाहती हूँ ताकि वो मेरे डैड को ऑर्डर दे कि वो मुझे जादू सीखने दे। ज़ुयान कहती है कि क्राउन प्रिंस एक प्रॉमिसिंग यंग मैन है जो इम्प्रूव करते जा रहा है, वो मेरी फीलिंग्स को जरूर समझेगा। यहाँ पर उसी जगह से एम्प्रेस गुजर रही होती है तो ज़ुयान यहाँ से हट जाती है, पर अभी दरख्त पर ही थी। वहाँ एम्प्रेस अपनी पालकी पे बैठ के जा रही थी, पर सामने से लेडी चूशुए जो कि इम्पीरियल कंसोर्ट है यानी राजा की दूसरी बीवी है, वो इस वक्त प्रेग्नेंट भी थी। वो सामने से आती है और एम्प्रेस से कहती है कि वो साइड हो जाए, इसे जाने दे। वे प्रेग्नेंट थी इसीलिए एम्प्रेस साइड हो जाती है। चूशुए एक मरफूक है जो पहले गुलाम हुआ करती थी, पर अब एम्प्रेस से शादी करने से उसका स्टेटस हाई हो गया है। ज़ुयान जिस दरख्त पर लटकी हुई थी वो वहाँ से डिसबैलेंस हो जाती है और नीचे गिर जाती है। उसी वक्त वहाँ से चूशुए और उसके सर्वेंट्स भी गुजर रहे थे। चूशुए ज़ुयान पर इल्ज़ाम लगाती है कि ज़ुयान और उसके घर वाले चूशुए को मारना चाहते हैं। वो ज़ुयान के उस फ्लावर को भी कुचल डालती है। ज़ुयान जब अपनी माँ को समझाने की कोशिश करती है तो चूशुए से बर्दाश्त नहीं होता, वो ज़ुयान को थप्पड़ लगा देती है। वहाँ तभी शीन हाजिर हो जाता है और सब उसे रिस्पेक्ट भी करते हैं और क्राउन प्रिंस कहकर बुलाते हैं, जिसके बाद ज़ुयान को रियलाइज होता है कि शीन ही क्राउन प्रिंस है। वो चूशुए को ज़ुयान को परेशान करने की सज़ा देता है, उसे अपने रूम में जाकर बुक्स कॉपी करनी होगी। चूशुए बोलती है कि शीन ऐसा इसीलिए कर रहा है क्योंकि मैं मरफूक हूँ और शीन मुझे कमतर समझता है, पर शीन बोलता है कि उसके लिए सभी लोग इक्वल होते हैं।
चूशुए जो जुयान के साथ कर रही थी वो गलत था। उसने अपनी पावर का गलत फायदा उठाया। चूशुए गुस्से में आकर वहाँ से चली जाती है। वहीं जुयान गिल्टी फील कर रही थी कि उसकी वजह से फ्लावर खराब हो गया और अब वो ये फ्लावर शीन को नहीं दे पाएगी। शीन जुयान को उदास नहीं करना चाहता था, इसलिए वो एक मैजिक से फ्लावर को फिर से ठीक कर देता है और जुयान को दे देता है। जुयान शीन के जादू से खुश होकर पूछती है कि ये किस तरह का मैजिक था, जिस पर शीन कहता है कि इसे रिस्टोरिंग मैजिक कहते हैं और तुम जब प्रैक्टिस करोगी तो एक दिन तुम भी इसे परफॉर्म कर पाओगी। सीधा महल के मेन हॉल में शिफ्ट होता है। आज राजा का बर्थडे का बैंक्वेट रखा हुआ है जहाँ शीन बहुत अच्छा स्वॉर्ड डांस परफॉर्म करता है। हॉल में डांस खत्म होती ही चूशुए आ जाती है। एम्परर उसे ज्यादा फेवर देते हैं, इसीलिए उसके लिए खड़े होकर जाते हैं और उसे पूछते हैं कि तुम जल्दी क्यों नहीं आई, तुमने क्राउन प्रिंस का स्वॉर्ड डांस मिस कर दिया। चूशुए कहती है कि क्राउन प्रिंस चाहता ही नहीं था कि मैं उसकी परफॉर्मेंस को देखूं, उससे मुझे सजा दी थी बुक्स कॉपी करने की। और वो ऐसे भी दिखा रही होती है जैसे शीन की वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई हो। एम्परर गुस्सा हो जाती है और शीन को मैदान की रखवाली करने की सजा दे देते हैं। कुछ देर के बाद जब शीन बाहर मैदान की रखवाली कर रहा था, उसे एक नौकरानी आकर बोलती है कि आपने चूशुए को बुक्स कॉपी करने की सजा दी थी ना, इसलिए वो अपने रूम में अपना सारा गुस्सा बाकी सर्वेंट्स पे निकाल रही है और बाकी लोगों को टॉर्चर कर रही है। जब शीन चूशुए के रूम में जाता है तो वॉल में पेपर्स बिखरे पड़े हुए थे और वो खुद जमीन पर लेटी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी तबीयत खराब हो और वो गिर गई हो। शीन उसके पास जाकर उसकी मदद करता है, उसे खड़ा करता है और कहता है कि मैं डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। लेकिन चूशुए ने कुछ और ही प्लान कर रखा था। वो शीन को अपनी तरफ खींचकर उसके स्वॉर्ड को अपने पेट के आर पार कर देती है। शीन ने अपने हाथों से उस स्वॉर्ड को पकड़ा हुआ था और रूम में उस वक्त एम्परर आ जाते हैं, जिन्हें लगता है कि शीन ने ही चूशुए को मार डाला है। चूशुए अपनी आखिरी सांसें लेते हुए भी एम्परर को बोलती है कि इसके और इसके अनबॉर्न चाइल्ड को शीन ने मार डाला है। ये बोलकर चूशुए मर जाती है और उसकी बॉडी और सोल हवा में गायब हो जाते हैं। असल में इंसान मरता है तो उसकी एक फिजिकल बॉडी होती है, मगर इन चाइनीज फैंटेसी ड्रामों में कोई क्रिएचर मर जाता है तो उसकी बॉडी और सोल उड़ जाती है, राख की तरह गायब हो जाती है। चूशुए भी एक मरफोक थी यानी क्रिएचर थी, इसीलिए वो गायब हो जाती है। एम्परर को लग रहा था कि उन्होंने शीन को चूशुए के लिए सजा दी थी, इसीलिए शीन से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसे बदला लेने के लिए चूशुए को मार डाला। रूम में एम्प्रेस यानी शीन की माँ आकर उसे बचाने की कोशिश करती है, पर एम्परर उसे भी कहने लगते हैं कि वो बुरी औरत है। शीन अपनी माँ को बचाने के लिए उन्हें कहता है कि वो बीच में ना आए, इसने जो भी करा है वो उसकी जिम्मेदारी खुद ही लेगा। एम्परर इस बात को ऐसे लेता है जैसे शीन एक्सेप्ट कर रहा है कि उसी ने चूशुए को मारा है। एम्प्रेस एम्परर से कहती है कि वो जानबूझकर अपने बेटे से जो गुनाह उससे करा ही नहीं है वो उगलवा रहे हैं, क्योंकि वो ये बात हजम ही नहीं कर पा रहे हैं कि उनकी प्यारी चूशुए ने खुद की जान ले ली। वो चूशुए के प्यार में पागल है, इसलिए वो ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि चूशुए मरफूक की भेजी हुई जासूस भी तो हो सकती थी। ये सुनकर राजा और भी पागल हो जाता है और एम्प्रेस को भी एक थप्पड़ लगा देता है और उसे पागल औरत कहकर बुलाने लगता है। उसी वक्त एम्प्रेस बेहोश हो जाती है और फिर कुछ पल के बाद दिखाया जाता है कि एम्प्रेस के रूम में आग लग चुकी है। एम्परर को भी एक सर्वेंट आकर खबर देता है उस आग के बारे में और बताता है कि धुएं से एम्प्रेस की आवाज चली गई है और उसकी हालत भी खराब है, पर शीन मर चुका है क्योंकि इन्हें उसकी लाश मिली है। एम्परर शीन को एक अजाब समझने लगते हैं और वो ऑर्डर देते हैं कि शीन की मौत को अनाउंस भी मत करना, उसे याद भी नहीं किया जाएगा, उसके लिए टूम नहीं बनवाई जाएगी, यहाँ तक कि किसी ने उसका नाम लिया तो वो गद्दारी की सजा के बराबर होगा और उस इंसान की 7 नस्लों तक को मार दिया जाएगा। वो एम्प्रेस को उनके ओहदे से हटा देते हैं। अब जुयान को जब आग का पता चलता है तो वो बहुत दुखी होती है और जब वो वापसी अपने घर क्रिम्सन क्लैन में आ जाती है तो वो बहुत ज़्यादा उदास बैठी होती है क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने शीन का दिया आखिरी गिफ्ट भी खो दिया है। इतने में चीयुआन नाम का लड़का जो उनके घराने का बटलर है वो यहाँ काम करता है, आकर जुयान को एक फ्लावर देता है और बताता है कि उसे ये फ्लावर मिल गया। ये चीयुआन भी मरफूक है। वहीं रात के वक्त महल के 2 सर्वेंट शीन की बॉडी को दफना रहे थे। वहीं हमें थोड़ा दूर शीन खड़ा दिखाई देता है जो हुड पहना हुआ था ताकि उसे कोई पहचान ना ले। अरे हीरो पहले एपिसोड में कैसे मर सकता था, उसके साथ एक आदमी था और इसने भी अपना सर हुड से कवर करा हुआ था। हमें समझाने के लिए कि शीन जिंदा कैसे बच गया, महल में आग लगने से पहले का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ एक आदमी एंटर होता है एम्प्रेस के रूम में। ये वही हुड वाला आदमी है, एम्प्रेस का कोई जानने वाला है। ये आदमी
जूई माउंटेन का हाई प्रीस्ट है। इस माउंटेन पर जादू सिखाया जाता है। एम्प्रेस हाई प्रीस्ट को एक हेयरपिन देती है जो कि जेड बोन से बनी हुई थी। ये वही हेयरपिन थी जिसे वीडियो के स्टार्ट में ज़ोयान ने इस्तेमाल करके अपने जैसी पपेट तैयार की थी। तब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर अब हमें इस हेयरपिन का असली ओरिजिन पता चल चुका है। हाई प्रीस्ट भी इस हेयरपिन को छड़ी की तरह घुमाकर उसे शीन का पपेट तैयार कर लेते हैं। एम्प्रेस असली शीन को समझाती है कि थोड़ी ही देर में वो यहाँ आग लगा देंगी, जिससे सबको लगेगा कि शीन मर चुका है, पर तब तक शीन भाग चुका होगा। वो शीन से कहती है कि आपसे हाई प्रीस्ट तुम्हारा टीचर है, तुम्हें उसे मैजिक सीखना होगा, लेकिन बदला लेने के बारे में कभी मत सोचना और ना ही अपने मन में नफरत रखना। बैक टू प्रेजेंट। हाई प्रीस्ट वहाँ आसमान में किसी तरह का जादू करता है जिससे सनलाइट जैसी रोशनी हो जाती है। जो लोग नकली क्राउन प्रिंस की बॉडी को दफना रहे थे वो डर के भाग जाते हैं। हाई प्रीस्ट तब शीन को लेकर उस नकली शीन के पपेट की बॉडी के पास जाता है, उसमें जादू करता है, जिसके बाद शीन की पपेट बॉडी फिर से जेड बोन में तब्दील हो जाती है। शीन यहाँ एक वादा करता है कि वो बहुत पावरफुल मैजिक सीखकर वापस आएगा, अपनी माँ को भी यहाँ से ले जाएगा और बाकी सबसे बदला भी लेगा। हाई प्रीस्ट शीन को अपने साथ जूई माउंटेन चलने को बोलते हैं। वहाँ ये उसे जादू सिखाएंगे और इस काबिल बनाएंगे कि शीन अपना बदला ले सके। तभी ज़ोयान जीवान के साथ जाकर शीन के लिए नदी के पास जाकर प्रे करती है और उसी फ्लावर को पानी में बहा देती है जो शीन ने उसे दिया था। लेकिन उससे पहले उस फ्लावर में ज़ोयान का एक आंसू गिर जाता है और वैसे ही फ्लावर में से कुछ निकलकर इसके फोरहेड में आ जाता है और माथे पे फ्लावर जैसा कुछ निशान हो जाता है जो चमकने लगता है। ये निशान फिलहाल सिर्फ हमें ही दिख रहा था और किसी को नहीं, पर अब ये फ्लावर जैसे पानी में डाला था वो भी उड़कर आसमान में चला जाता है और स्टार की तरह चमकने लगता है। ये सीन शीन और हाई प्रीस्ट को भी दिखाई दे रहा था। शीन पूछता है कि ये क्या है, जिस पर हाई प्रीस्ट बताता है कि किसी ने शीन के लिए मेमोरियल करा है, प्रे करी है। शीन कहता है कि लोग उसे इतना बुरा समझ रहे थे, लेकिन आखिर ये कौन है जिसने इसे अभी तक याद रखा हुआ है और इसके लिए प्रे भी कर रहा है। हाई प्रीस्ट कहता है कि अभी वो इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो इंसान कौन है, क्योंकि वो जो कोई भी है वो तुमसे कभी नहीं मिलना चाहिए। कभी मिले तो उसे मार देना, वरना वो इंसान तुम्हें मार देगा। यही डेस्टिनी है। 5 साल बीत जाते हैं और अब ज़ोयान काफी सारा जादू सीख चुकी थी। वो बड़ी भी हो चुकी थी और बिल्कुल वैसी ही नजर आ रही थी जैसे वीडियो के फर्स्ट सीन में दिख रही थी। वो एक माउंटेन के पास जाती है जहाँ मैजिक सिखाया जाता है। वो वहाँ के लोगों को उनके टीचर से मिलवाने का बोलती है और जिद करती रहती है। पता चलता है कि वो अक्सर यहाँ आकर मास्टर से मिलने का बोलती है, पर वो कभी भी कामयाब नहीं हो पाई है। पर इस बार वो कामयाब हो जाती है क्योंकि मास्टर जी खुद ही उसके सामने आकर ज़ोयान से पूछते हैं कि वो यहाँ क्या कर रही है। जिस पर ज़ोयान बोलती है कि उसे रिजरेक्शन मैजिक सीखना है, जिससे वो एक इंसान को जिंदा करना चाहती है, क्योंकि उसने भी इसकी जान बचाई थी। मास्टर बताते हैं कि ऐसा मैजिक बैलेंस को तोड़ देता है, जिससे एक प्राइस पे करनी पड़ेगी। ज़ोयान कहती कि वो किसी भी तरह की कोई भी प्राइस पे करने को तैयार है। अनफॉर्चुनेटली इस मास्टर को तो ये जादू आता नहीं था। वो ज़ोयान को जूई माउंटेन का बताते हैं कि वो लोग बहुत एक्सपर्ट हैं और मुझे लगता है कि तुम्हें वहाँ रिजरेक्शन मैजिक सीखने का तरीका मिल जाएगा। वहीं हमें जूई माउंटेन को दिखाते हैं जहाँ शीन भी अब बड़ा हो चुका है और कोई वाटर मैजिक परफॉर्म कर रहा था। शीन वाटर मैजिक से कुछ बनाने की कोशिश कर रहा था जो फाइनली तैयार हो जाता है। वो असल में अपनी मॉम के लिए एक दवाई बना रहा था जिससे उनकी आवाज़ वापस आ जाएगी। शीन उस दवाई को जादू से अपनी माँ यानी एम्प्रेस के पास भिजवा देता है, एक लेटर के साथ। शीन के पास फिर चॉकबिन नाम का एक लड़का आता है जो एक डिवाइन बर्ड है। ये भी एक तरह का क्रिएचर है जो हजारों साल तक कल्टीवेट करने के बाद इंसानी शक्ल ले पाया है। उसे अपने खूबसूरत चेहरे से बहुत प्यार है। वहीं जूई माउंटेन पे हर 10 सालों में एक ग्रैंड सेरेमनी रखी जाती है जिसमें सारे 6 लॉर्ड्स इनवाइटेड होते हैं। इसमें हर घराने की प्रिंसेसेस भी इनवाइट होती है क्योंकि वो सब सेरेमनी में डांस परफॉर्म करती है। कहा जाता है कि ये सेरेमनी महल के क्राउन प्रिंसेस सिलेक्शन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है, इसीलिए सारे लॉर्ड्स चाहते हैं कि उनकी बेटी सेलेक्ट हो और उनके खानदान का नाम आगे बढ़े। ज़ोयान भी यहाँ इनवाइटेड थी डांस परफॉर्म करने के लिए, इसीलिए वो अपने डैड के साथ यहाँ पहुँच जाती है। वैसे वो इन सब में इंटरेस्टेड नहीं होती, पर जूई माउंटेन पर उसे रिजरेक्शन टेक्निक भी तो सीखनी थी, इसीलिए यहाँ आती वो वहाँ के डिवाइन सर्वेंट से पता करने की कोशिश करती है कि यहाँ सबसे पावरफुल मैजिक कौन सा है। वो रिजरेक्शन मैजिक के बारे में भी बात करती है, पर तभी वहाँ हाई प्रीस्ट आकर बोलता है कि ऐसा मैजिक स्पेल दुनिया के रूल्स को हिला कर रख देता है, तो उस पर रिसर्च मत करो। मुझे पता है कि तुम क्यूरियस हो,
लेकिन इधर उधर मत जाना और एम्परर वैली तो गलती से भी मत जाना, वो डेंजरस जगह होती है। वो जुयान को चोंगमिन का नाम लेकर डराता है और बोलता है कि उस जगह को चोंगमिन जैसा डिवाइन बर्ड गार्ड कर रहा है। असल में हाई प्रीस्ट नहीं चाहता कि कोई भी एम्परर वैली के आसपास ही भटके, क्योंकि वहाँ शीन रहता है। और याद है पिछले एपिसोड में हाई प्रीस्ट ने उसे एक प्रोफेसी के बारे में बताया था कि जिसने भी उसके लिए मेमोरियल रखा था वो इसे मिलना नहीं चाहिए। तो इसीलिए जब एम्परर वैली में कोई आएगा ही नहीं तो किसी की मुलाकात उससे होगी ही नहीं। ये प्रोफेसी जब शीन 18 साल का हो जाएगा तब खत्म हो जाएगी और वो फिर कहीं भी जा सकेगा। चोंगमिन के चेहरे पे निशान हो गया था और जैसा कि मैंने बताया था वो अपनी ब्यूटी को मेंटेन रखने के लिए कुछ भी करता है। वो शीन को अपने लिए दवाई बनाने का बोलता है। दवाई के कुछ इंग्रेडिएंट्स के लिए उन्हें एम्परर वैली से बाहर जाना पड़ता है। चोंगमिन अपनी बर्ड फॉर्म में आता है, शीन को अपनी बैक पे बैठाता है और दोनों चले जाते हैं जो ये माउंटेन इंग्रेडिएंट्स ढूंढने। जुयान को नजर आ जाता है कि कोई चोंगमिन की बैक पर बैठा हुआ है। उसे लग रहा था कि ये इंसान जो चोंगमिन पे बैठा है जरूर पावरफुल होगा, तभी इतने पावरफुल क्रिएचर को कंट्रोल कर पा रहा है और मुझे इससे वो रिजरेक्शन मैजिक की टेक्निक भी जरूर मिल जाएगी। इसीलिए वो भी उसी तरफ चली जाती है। वहाँ उसे शीन तो नहीं मिलता पर उसका सामना चोंगमिन से हो जाता है जो अपनी बर्ड फॉर्म में ही था। उसकी मुलाकात शीन से नहीं हो पाती क्योंकि डांस प्रैक्टिस में हाजिर होने का बुलावा आ जाता है। इस खास डांस में जो लीड डांसर होगी वो स्टार गेजर कहलाएगी और पिछले कई सालों से स्टार गेजर बाई फैमिली की लेजिटिमेट डॉटर बनती है। ये जो बाई फैमिली है वो एम्प्रेस की फैमिली है। एम्प्रेस का भाई बाई फैमिली का लॉर्ड है, इसीलिए वो अपनी 2 बेटियों के साथ यहाँ आया हुआ है। शूलू डांस करने लगती है। सारी लड़कियों को उसका डांस बहुत पसंद आता है और सब उसे स्टार गेजर कहने लगती है। जुयान को अच्छा नहीं लगता कि लोग शूलू को स्टार गेजर बुलाएं, क्योंकि शूलू एक तो बाई फैमिली की लेजिटिमेट डॉटर नहीं है और दूसरा शूलू की छोटी बहन जो कि बाई फैमिली की लेजिटिमेट डॉटर है वो जुयान की बेस्ट फ्रेंड है और काफी काइंड हार्टेड भी है। उसका नाम शुइंग है। इसीलिए जुयान शुइंग का हाथ पकड़ के उसे फ्रंट पे ले आती है और सारी लड़कियों को बताती है कि बाई फैमिली की लेजिटिमेट डॉटर शुइंग है और स्टार गेजर वही बनेगी। शुइंग भी परफॉर्म करती है और उसका डांस भी सबको पसंद आता है। वहाँ लड़कियों की टेक केयर करने के लिए जो नैनीज थी वो अनाउंस करती है कि शुइंग ने सच में अच्छी परफॉर्मेंस दी है, काफी दिल से दी, इसीलिए स्टार गेजर वही बनेगी। परफॉर्मेंस के बाद शुइंग जुयान को अपना कॉस्ट्यूम दिखाती है और बताती है कि जब उसकी मॉम जिंदा थी तो उन्होंने इसके लिए एक खास गाउन बनवाया था ताकि ये उसे इस खास सेरेमनी में पहन सके। आज शूलू आ जाती है और एक बार शुइंग का ये वाला ड्रेस हाथ में उठाकर देखने की रिक्वेस्ट करती है। जुयान नहीं चाहती थी कि शूलू शुइंग के वो ड्रेस को देखे, पर सॉफ्टी शुइंग शूलू के हाथ में अपना ड्रेस पकड़ा देती है। शूलू ड्रेस को देखते देखते माउंटेन के एंड पे चली जाती है। उसका पैर फिसल जाता है पर शुइंग उसे एक हाथ देकर बचा लेती है, लेकिन फिर भी शुइंग उसका ड्रेस माउंटेन से नीचे फेंक देती है। असल में वो जानबूझकर ही लटकी हुई थी। ड्रेस एम्परर वैली में गिर जाता है जहाँ जाना मना होता है। नैनी बोलती है कि अगर सही वक्त पे सही ड्रेस का अरेंजमेंट नहीं हुआ तो शुइंग की जगह किसी और को दे दी जाएगी। जुयान शुइंग के ड्रेस को लाने रात को जब सब सो रहे थे एम्परर वैली चली जाती है। वहाँ काफी पुराने एम्परर्स और रॉयल फैमिली के लोगों की लाशें दफन थी। उस जगह को सब हॉन्टेड समझते हैं और जुयान को भी बहुत डर लग रही थी। फाइनली जुयान को शुइंग का ड्रेस मिल जाता है। ड्रेस एक नदी के पास पड़ा हुआ था। जैसे ही जुयान उस ड्रेस को उठाती है उसे पता नहीं क्या हो जाता है, वो ड्रेस खुद ही पहन लेती है और डांस करने लग जाती है। डांस करते हुए पहाड़ से नीचे गिरने वाली थी, तभी स्लो मोशन में एंट्री लेता है शींग और आकर जुयान को नीचे गिरने से बचा लेता है। जुयान उसे अपना इंट्रोडक्शन देती है और बताती है कि मैं क्रिम्सन क्लैन की प्रिंसेस हूँ, जुयान। वो फिर डायरेक्टली शींग से रिजरेक्शन मैजिक के बारे में पूछ लेती है। शींग उसका नाम सुन के समझ आता है कि वही लड़की है जिसे वो बचपन में मिला था और उसने उसे फ्लावर दिया था। वो ये जान के बहुत खुश था कि जुयान अभी भी मैजिक को लेकर क्यूरियस है, लेकिन वो ये सब कुछ अपने दिल में ही बोल रहा था। तभी वहाँ पर चोंगमिन अपनी ह्यूमन फॉर्म में आकर खड़ा हो जाता है, जिसे जुयान देखकर बोलती है कि अरे वाह, आप तो इंसान भी बन सकते हो। पर चोंगमिन शींग को बोलता है कि प्रोफेसी के अकॉर्डिंग कहीं ये वो लड़की तो नहीं जो तुम्हारा अंत बनेगी, तुम्हें अभी ही इसे मार देना चाहिए। और शींग अटैक भी करता है पर जुयान पे नहीं। असल में यहाँ कुछ लोग घुस आए थे काले कपड़ों में जो यहाँ रिंग ऑफ हाउडू को हासिल करना चाहते थे, जो यहीं एम्परर वैली में रखी हुई है। शींग और उन अटैकर्स के बीच में लड़ाई होती है। ये 3 लोग थे और अकेला शींग इनसे फाइट कर रहा था।
थोड़ा सा जुयान भी देती है, पर वो जो फायर मैजिक करती है उसे खुद ही के कपड़ों में आग लग जाती है। वो उसे बुझाने की बहुत कोशिश करती है क्योंकि ये शीन की परफॉर्मेंस का ड्रेस था, लेकिन वो ड्रेस जले जा रहा था। तो शीन ही उस ड्रेस को जुयान के ऊपर से हटा देता है और वापसी उन लोगों से लड़ने लगता है। ये लोग अपने क्लॉज से वार कर रहे थे जो बहुत पॉइंटेड थे, और तो इनमें से एक आदमी किसी तरह का फॉर्मेशन बनाकर जादू करता है जिसे शीन फंसने ही वाला था। पर वहाँ मदद के लिए चोंगमिन, हाई प्रीस्ट और कुछ और लोगों को लेकर आ जाता है, जो देख अटैकर्स भाग जाते हैं। शीन नहीं चाहता था कि हाई प्रीस्ट को जुयान का पता चले, इसीलिए वो मैजिक से उसे छोटा करके अपनी ड्रेस में छुपा देता है। हाई प्रीस्ट को पता चल जाता है कि जो अटैकर्स यहाँ आए थे वो सब आइसलैंड से थे और जरूर रिंग लेने आए होंगे। ये रिंग दुनिया को तबाह करने की पावर रखती है, इसीलिए वो आइसलैंड के हाथ नहीं लगनी चाहिए। लग भी गई तो मुश्किल ही है कि वो इसे इस्तेमाल कर पाएंगे, क्योंकि इसे सिर्फ चोजन वन ही इस्तेमाल कर सकता है। यहाँ तक कि ये लोग खुद भी उस रिंग को इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाई प्रीस्ट वहाँ से जा रहे थे और जुयान शीन के ड्रेस के अंदर ही घूम रही थी। उसे अंदर शीन भी नजर आता है जो आंखें बंद करके खड़ा हुआ था। वो उसे टच करती है, फॉरहेड पे, कान पे। उसे लगता है कि वो इल्यूजन है, पर ये सब शीन को भी फील हो रहा था। वो जुयान को बाहर निकालता है। एज यूजुअल जुयान क्यूरियस थी कि ये मैजिक कैसे होता है, पर शीन उसकी आज जो हुआ वो वाली याददाश्त मिटा देता है और उसे उसके रूम में छोड़ आता है। चोंगमिन उधर शीन के लिए वरिड था कि कहीं जुयान प्रोफेसी वाली लड़की ना हो, इसलिए वो लाइब्रेरी जाकर जुयान की डेट ऑफ बर्थ चेक करता है तो कंफर्म हो जाता है कि जुयान वो प्रोफेसी वाली लड़की नहीं है। और अभी यहाँ एम्परर वैली में प्रिंसेसेस का आना बंद ही नहीं हो रहा था। अब यहाँ आ जाती है शूलू, जो आते ही नदी के पास बैठकर प्रे करने लगती है कि उसको जो अचीव करना है उसे वो मिल जाए। वहाँ चोंगमिन आकर उसे बेहोश कर देता है और शीन से पूछता है कि क्या मैं इसे बाहर छोड़ आऊं। पर तभी शीन की नजर शूलू के लॉकेट पर चली जाती है, जिससे शीन को रियलाइज होता है कि शूलू उसकी कजन है। वो शीन को होश में लाकर सवाल करता है और पूछता है कि एम्प्रेस कैसी है, जिस पर शूलू बताती है कि 5 साल से उनसे कोई नहीं मिला और सुना है कि उन्हें सही से ट्रीट नहीं किया जा रहा। एम्परर उसे किसी से मिलने भी नहीं देते। ये सुनते ही शीन शूलू को फिर से बेहोश करके उसकी अभी वाली मेमोरीज को इरेज कर देता है और वापसी चोंगमिन के साथ भिजवा देता है। वो खुद चला जाता है हाई प्रीस्ट के पास उनको बताने के लिए कि महल में इसकी माँ के साथ अच्छा सलूक नहीं हो रहा, इसीलिए वो अभी ही उन्हें लेने जा रहा था। लेकिन हाई प्रीस्ट बताते हैं कि अब उसे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद अभी ही महल वापस लौटे हैं। एम्प्रेस ने अपनी जान ले ली। वो अपने साथ एम्प्रेस का दिया लेटर भी लाया था। लेटर में जो लिखा था हमें दिखाई दे रहा था कि आखिर हुआ क्या था। वीडियो के स्टार्ट में शीन ने एम्प्रेस के लिए जो दवाई भिजवाई थी वो एम्प्रेस ने पी और उनकी आवाज वापस भी आ गई। पर कुछ लोग एम्प्रेस को नोटिस करते थे। एम्प्रेस को पता था कि शीन बाद में भी उनके लिए कुछ करेगा। ऐसा हुआ तो शीन की जान को खतरा हो सकता है, इसलिए वो जलते हुए कोयले को खाकर अपनी जान ले लेती है, जो बहुत पेनफुल लग रहा था। एम्प्रेस ने अपनी खुद की जान इसीलिए ली ताकि कोई भी उनके जरिए शीन को ट्रेस न कर पाए और वो सेफ रहे। लेटर पढ़ने के बाद शीन बहुत रोता है, जोर जोर से चिल्लाता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं वो दवाई अपनी माँ तक नहीं भिजवाया होता तो आज वो जिंदा होती। शीन जब ऐसे जोर जोर से चिल्ला रहा था तो उसके इमोशन से वेदर भी इफेक्ट हो रहा था। बिजली कड़कने लगती है, तूफान जैसा हो जाता है। असल में शीन पैदा ही सेलेस्टियल पावर्स के साथ हुआ था और ये बात सबको पता है। अगर वो ऐसे ही करेगा तो लोगों को शक हो जाएगा, इसीलिए हाई प्रीस्ट उसे रोकते हैं और समझाते हैं कि इन सब में उसकी कोई गलती नहीं है, बल्कि महल में रहने वाले लोगों की है। बस एक बार शीन 18 साल का हो जाए फिर ये प्रोफेसी खत्म हो जाएगी और वो जाकर अपनी माँ का बदला ले पाएगा। ये दोनों एम्परर वैली में ही एम्प्रेस की नाम की प्लेट लगाकर उन्हें याद करते हैं। हाई प्रीस्ट सारे 6 लॉर्ड्स को एक हॉल में बुलाता है और सबसे एम्प्रेस के फ्यूनरल के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करने को बोलता है, क्योंकि एम्परर ने एम्प्रेस के लिए कोई फ्यूनरल होल्ड नहीं करा और ना ही उनके लिए कोई टूम बनवाई। ये सारे ही लॉर्ड्स कंट्रीब्यूशन से मना कर देते हैं, बोलते हैं कि एम्प्रेस एक गुनाहगार थी और एम्परर ने ही जब उनके लिए कुछ नहीं करा तो फिर हमें क्या जरूरत है कुछ करने की। शींगा भी अपने रूम में बैठा हुआ था और उसमें से काला धुआं निकल रहा था, जैसे उसपे बुराई या बल्ला भारी पड़ रहा हो। चोंगमिन उसकी मदद करने जाता है पर शींग उसे भी अपने मैजिक से दूर फेंक देता है। वहीं एक और सीन भी था, जब शूलू अपने चेम्बर्स में वापस लौटती है तो उसके डैड उसे पूछते हैं कि वो कहाँ थी, जिस पर शूलू बोलती है कि उसे कुछ भी याद नहीं है, उसने अपना सेंस खो दिया था, वो बेहोश हो गई थी। हमें पता है कि शींग ने उसकी याददाश्त मिटा दी है। यहाँ उसके डैड के पास लेटर आता है जिसमें एम्प्रेस की मरने वाली खबर थी, जो वो शूलू के साथ शेयर करता है। शूलू बोलती है कि अरे हाँ, जब मैं बेहोश हुई थी तब मुझे आभास हो गया था
कि एम्प्रेस के साथ कुछ होने वाला है। वो मैं बचपन में उनकी बहुत करीब थी ना, शायद इसलिए मुझे उनकी मौत का एहसास हो गया। यहाँ उसके डैड सोचते हैं कि उनकी छोटी बेटी शुई भले ही उनकी लेजिटिमेट डॉटर हो, पर वो बहुत मासूम है, जबकि ये शुलू का बैकग्राउंड वीक होने के बावजूद वो बहुत होशियार और स्कीमिंग है। महल की पॉलिटिक्स के बीच ऐसे ही लोगों की तो जरूरत होती है, इसीलिए वो चाहते हैं कि शुलू क्राउन प्रिंसेस बनने के लिए सिलेक्ट हो। वो अपने सर्वेंट से कहकर शुलू के लिए खास ड्रेस तैयार करते हैं। That's it guys, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में मुझे ये बताएंगे कि वीडियो कैसी लगी, तो हमें मोटिवेशन मिलेगी और हम आगे और वीडियोस को ऐड करेंगे। गुड बाय।